Good morning, dear students. प्रिय छात्रों नमस्कार. Today I am going to teach you adjective clause of complex sentences. आज मैं आपको complex sentences के according जो second part है adjective clause, उसको मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ. Adjective clause का प्रयोग हमको कब करना है, इस बात पर ध्यान देते हैं. इस नियम का प्रयोग तब करते हैं जब दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट या विशेष या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की विशेषता का वर्णन हो. जैसा कि आप जानते हैं, एडजेक्टिव का मतलब ही होता है विशेषता बताना. तो जो दो सेंटेंसेस हमको दिए गए होंगे, उन दोनों सेंटेंसेस में से दूसरे सेंटेंस में पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की विशेषता का वर्णन होगा. ये बात हमको समझनी है कि जो दूसरा सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की विशेषता का वर्णन किया गया होगा. अब हमको ये ध्यान रखना है कि जब दूसरे वाक्य में पहले वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की विशेषता दी गई होगी, तो समझने लायक बात ये होगी कि वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है. वो सब्जेक्ट व्यक्ति हो सकता है, वो सब्जेक्ट वस्तु हो सकता है, वो सब्जेक्ट कोई निर्जीव वस्तु हो सकती है, वो सब्जेक्ट जो है वो कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, वो सब्जेक्ट कोई पशु पक्षी हो सकता है, वो सब्जेक्ट कोई जानवर हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है. इसी प्रकार जो ऑब्जेक्ट है, यदि उसकी विशेषता अगले वाक्य में दी गई है, तो वो भी कुछ भी हो सकता है. वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स हो सकता है, पशु पक्षी जानवर हो सकता है, स्थान हो सकता है, समय हो सकता है, कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और जिसकी विशेषता बताई गई होगी, उस विशेषता को हमको जोड़ देना है. अब हम ध्यान देते हैं. दो वाक्यों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित शब्दों की मदद लेते हैं. रूल्स को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा. आज मैं केवल रूल्स विद एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा. यदि दूसरे वाक्य में किसी व्यक्ति की विशेषता का वर्णन होगा, तो उसको जोड़ने के लिए हम हु, हुम और हुस का प्रयोग करेंगे. अर्थात यदि दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जिसकी विशेषता का वर्णन किया गया है, यदि वह व्यक्ति है, तो उसको जोड़ने के लिए हमको हु, हुम और हुस की मदद लेनी है. व्यक्ति के सिवाय यदि वो पशु पक्षी हो, जानवर हो, निर्जीव वस्तु हो, तो हमको विच या दैट का प्रयोग करना है. बात समझने वाली यहाँ पर यह है, व्यक्तियों के लिए हु, हुम, हुस का प्रयोग करना है, और व्यक्तियों के सिवाय सभी के लिए, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे निर्जीव वस्तुएं हो, सभी के लिए हमें विच और दैट का प्रयोग करना होता है. उसके बाद यदि स्थान का वर्णन है, जगह का वर्णन है, तो हम वेयर का यूज करेंगे. कारण का वर्णन है तो हम वाई का यूज करेंगे. समय का वर्णन है तो हम व्हेन का यूज करेंगे. और यदि वाक्य में सच या सेम का प्रयोग दिया गया है, यदि वाक्य में सच या सेम का प्रयोग किया गया है, चाहे व्यक्ति के लिए, चाहे वस्तु के लिए, चाहे सजीव वस्तु के लिए, चाहे निर्जीव वस्तु के लिए, चाहे पशु पक्षी के लिए, चाहे जानवर के लिए, तो प्रिय छात्रों, उस वाक्य में हमको हु, हुम, हुस, विच, दैट का प्रयोग ना करके केवल और केवल एच का ही प्रयोग करना होता है. इस बात का हमको ध्यान रखना होता है. और दूसरी बात नोट, ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है छात्रों. वाक्यों को जोड़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जिस शब्द का प्रयोग जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जा रहा है, वह सब ठीक उसी व्यक्ति या वस्तु के पश्चात लिखा जाए. बहुत ध्यान देने वाली बात है प्रिय छात्रों. यदि हम व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो व्यक्ति ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के ठीक पश्चात हमको हु या हुम या हुस का प्रयोग करना है. अब यदि हमको वर्णन करना है किसी पशु पक्षी का, जानवर का, निर्जीव वस्तु का, चाहे वो सब्जेक्ट हो और चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, उसके तुरंत बाद हमको विच या दैट का प्रयोग करना है. यदि हम वर्ड विशेषता बता रहे हैं स्थान की, तो स्थान के तुरंत बाद हमको वेयर शब्द का प्रयोग करना है. यदि हम विशेषता बता रहे हैं कारण की, तो हमको ठीक रीजन के बाद वाई लिखना है. और यदि हम बात कर रहे हैं समय की विशेषता बता रहे हैं, तो समय लिखने के तुरंत बाद हमको वैन लिखना है.
और सच और सेम का नियम तो मैंने आपको बता ही दिया। यदि वाक्य में सच या सेम का प्रयोग होगा तो आगे चल के हमको उस वाक्य को केवल और केवल जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए सच और सेम का प्रयोग किया गया है उसके तुरंत बाद एच का प्रयोग करना चाहिए। रूल्स को ध्यान से समझेंगे तभी हम इन वाक्यों को कर पाएंगे, और ये बहुत सरल वाक्य होते हैं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द एग्जाम्पल्स। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स की सहायता से सेंटेंसेस को समझाने की कोशिश करता हूँ। इनको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आई गेव हिम अ बुक, द बुक इज कॉस्टली। मैंने उसको एक पुस्तक दी, पुस्तक कॉस्टली है। तो हमने देखा कि अगले वाक्य में बुक की विशेषता है। बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है और एक वस्तु है। बुक जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ वो एक वस्तु है, और वस्तु के लिए हमें यूज करना है विच या दैट। आई गेव हिम अ बुक विच इज कॉस्टली, जो कि महंगी है। आई मेट अ बॉय, द बॉय वॉज इंटेलिजेंट। मैं एक लड़के से मिला, लड़का बुद्धिमान था। अब देखिए अगले सेंटेंस में बॉय की विशेषता का वर्णन है। बॉय ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, और ये बॉय क्या है? बॉय यहाँ पर एक व्यक्ति है, और व्यक्ति के लिए हमको हु, हुम, हुस में से किसी शब्द का प्रयोग करना है। तो हम बोलेंगे आई मेट अ बॉय हु वॉज इंटेलिजेंट। मैं एक लड़के से मिला जो बुद्धिमान था। पहले वाक्य में निर्जीव वस्तु का प्रयोग है, दूसरे वाक्य में व्यक्ति का वर्णन किया की विशेषता बताई गई है, और दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। तो बुक के बाद हमने विच लगाया, बॉय के बाद हमने हु लगाया। तो हमने क्यों लगाया बुक के बाद विच? क्योंकि ये निर्जीव वस्तु है। और बॉय के बाद हु क्यों लगाया? क्योंकि ये एक व्यक्ति है। तो ध्यान देने वाली बात यह, जिसकी विशेषता का वर्णन किया गया होगा उसके पश्चात हमको उसी शब्द का प्रयोग करना है जिस शब्द की हम मदद लेना चाहते हैं। तो पहले में निर्जीव वस्तु थी, विच लिया, दूसरे में व्यक्ति था, हु लिया। नेक्स्ट, द टीचर गेव अ बुक टू हरी, हिज फादर इज अ पुअर मैन। अध्यापक ने हरी को एक पुस्तक दी। हिज फादर इज अ पुअर मैन, उसके पिताजी गरीब व्यक्ति हैं। किसके पिताजी गरीब व्यक्ति हैं? हरी के पिताजी गरीब व्यक्ति हैं। और हरी ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ एक व्यक्ति है, इसलिए हमको हु, हुम, हुस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे द टीचर गेव अ बुक टू हरी हुज फादर इज अ टीचर, हुज फादर इज अ पुअर मैन। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा कि अध्यापक जी ने हरी को एक पुस्तक दी जिसके पिताजी एक गरीब व्यक्ति हैं। जिसके पिताजी एक गरीब व्यक्ति हैं, विशेषता ऑब्जेक्ट की थी, ऑब्जेक्ट एक व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए हु, हुम, हुस में से हमने यहाँ पर हुस का प्रयोग किया। नेक्स्ट, एवरीबडी नोस महात्मा गांधी, नाथूराम गॉडसे किल्ड हिम। प्रत्येक व्यक्ति महात्मा गांधी को जानता है, नाथूराम गॉडसे ने उनकी हत्या की। यहाँ पर हम देख रहे हैं अगले सेंटेंस में महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है जिनकी हत्या नाथूराम गॉडसे के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर विशेषता फिर से ऑब्जेक्ट की है। ऑब्जेक्ट एक व्यक्ति है, इसलिए हमको हु, हुम, हुस में से किसी एक शब्द की मदद लेना है। तो आवर आंसर विल बी एवरीबडी नोस महात्मा गांधी। प्रत्येक व्यक्ति महात्मा गांधी को जानता है। हुम नाथूराम गॉडसे किल्ड, जिनको नाथूराम गॉडसे ने मारा, जिनको नाथूराम गॉडसे ने मारा। तो एवरीबडी नोस महात्मा गांधी हुम। नेक्स्ट सेंटेंस, राम इज अ गुड बॉय, ही इज इंटेलिजेंट। राम एक अच्छा लड़का है, वह बुद्धिमान है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बुद्धिमान कौन है? राम। और राम क्या है? यहाँ वाक्य में सब्जेक्ट है, इसलिए हमको, और ये व्यक्ति है, तो हमको हु, हुम या हुस का प्रयोग राम के बाद ही करना है। इसको ध्यान देने वाली एक बात है। अभी तक चारों सेंटेंसेस में विशेषता ऑब्जेक्ट की थी, और यह पहली बार जो वाक्य है उसमें विशेषता सब्जेक्ट की है। ध्यान दीजिए, राम हु इज अ गुड बॉय इज इंटेलिजेंट। राम जो एक अच्छा लड़का है वह बुद्धिमान है। इसको दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि केवल विशेषताएं हैं और विशेषताओं को आगे पीछे लिखा जा सकता है। राम हु इज इंटेलिजेंट इज अ गुड बॉय। राम जो बुद्धिमान है वह एक अच्छा लड़का है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा इस वाक्य में विशेषता सब्जेक्ट की है, इसलिए हु का प्रयोग हमको सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखना पड़ा, और सब्जेक्ट जो है वो एक व्यक्ति है। नेक्स्ट सेंटेंस, द ताज इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इट इज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ताजमहल एक सुंदर इमारत है, यह एक ऐतिहासिक इमारत है।
तो कौन है ऐतिहासिक इमारत? ताजमहल है। और ताजमहल इस वाक्य में क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट होने के साथ साथ यह एक निर्जीव वस्तु है, तो हमको विच या दैट का प्रयोग ताजमहल के ठीक बात करना है। और इस वाक्य को हम दो प्रकार से इसलिए बना सकते हैं क्योंकि इसमें दो ताजमहल की दो विशेषताओं का वर्णन किया गया है और विशेषताओं को आगे पीछे लिखा जा सकता है। सो द आंसर, द ताज विच इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ताजमहल जो एक सुंदर इमारत है वो एक ऐतिहासिक इमारत है। और दूसरा आंसर, द ताज विच इज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ताजमहल जो एक ऐतिहासिक इमारत है वो एक सुंदर इमारत भी है। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, माई फ्रेंड हैज रिटर्न टुडे ही वेंट टू आगरा लास्ट वीक। मेरा मित्र आज लौट आया है। मेरा मित्र आज लौट आया है, वह पिछले सप्ताह आगरा गया था। मेरा मित्र आज लौट आया है, वह पिछले सप्ताह आगरा गया था। कौन लौट कर आया है? मेरा मित्र, यानी कि सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है व्यक्ति, तो हमको हु हुम उसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करना है। सो आंसर विल बी माई फ्रेंड हु वेंट टू आगरा लास्ट वीक कॉमा हैज रिटर्न टुडे। जो काम पहले हुआ वो पहले, जो काम बाद में हुआ वो बाद में। मेरा मित्र जो पिछले हफ्ते आगरा गया था वह आज वापस आ गया है। मेरा मित्र जो पिछले हफ्ते आगरा गया था वह आज वापस आ गया है। तो यह भी ध्यान देने वाली बात है कि वास्तव में जो कार्य पहले होगा उसको पहले लिखते हैं और जो कार्य बाद में होगा उसको बाद में लिखते हैं। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, दिस इज द हाउस आई लिव हियर। यह वही घर है, मैं यहाँ रहता हूँ। तो मैं कहाँ रहता हूँ? घर में। और घर क्या है? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, और साथ ही साथ क्या है? ये जगह है। ध्यान देने वाली बात है, जगह निर्जीव वस्तु के रूप में भी यूज हो सकती है और स्थान के रूप में भी यूज हो सकती है। यहाँ पर घर का जो प्रयोग है वो स्थान के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा आंसर होगा दिस इज द हाउस वेयर आई लिव। यह वही घर है जहाँ मैं रहता हूँ। तो सब विशेषता ऑब्जेक्ट की थी, ऑब्जेक्ट स्थान था, स्थान के लिए हमने जिस शब्द का प्रयोग किया वो है वेयर। यू कैन मीट मी इन माई रूम इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। आप मुझसे मेरे कमरे में मिल सकते हैं, मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है। तो यहाँ पर विशेषता किसकी बताई गई है? कमरे की। और कमरा यहाँ पर जो है वो एक वस्तु के रूप में काम कर रहा है, ना कि स्थान के रूप में और वस्तु के रूप में काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर विच या दैट का प्रयोग करेंगे। और विशेषता ऑब्जेक्ट की है, इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद हमको विच या दैट का प्रयोग करना है। सो द आंसर विल बी यू कैन मीट मी इन माई रूम। आप मुझसे मेरे कमरे में मिल सकते हैं जो दूसरी मंजिल पर है। आप मुझसे मेरे कमरे में मिल सकते हैं जो दूसरी मंजिल पर है। तो इससे ऊपर वाले सेंटेंस में जो हाउस था वो एक स्थान का काम कर रहा था। इस वाक्य में रूम जो है वो एक वस्तु के रूप में काम कर रहा है, इसलिए हमने विच शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल विल रिटर्न टुडे, आई डू नॉट नो द टाइम। प्रिंसिपल आज लौटेंगे, मैं समय नहीं जानता। तो यहाँ पर विशेषता जो है वो ऑब्जेक्ट की है और ऑब्जेक्ट है समय। समय के लिए हमें जिस वर्ड का यूज करना है वो है व्हेन। आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन द प्रिंसिपल विल रिटर्न। आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन द प्रिंसिपल विल रिटर्न। मुझे वो समय नहीं मालूम जब प्रिंसिपल साहब लौट कर आएंगे। नेक्स्ट, ही डिड नॉट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, आई वॉन्ट टू नो द रीजन। उसको परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त नहीं हुए, मैं कारण जानना चाहता हूँ। उसको परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं मिले, मैं कारण जानना चाहता हूँ। यहाँ पर विशेषता ऑब्जेक्ट की है और ऑब्जेक्ट है रीजन, और रीजन के लिए हमको जिस शब्द की मदद लेनी है वो शब्द है वाई। सो द आंसर विल बी आई वॉन्ट टू नो द रीजन वाई ही डिड नॉट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। मैं कारण जानना चाहता हूँ कि उसे परीक्षा में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं मिले। मैं कारण जानना चाहता हूँ कि उसको परीक्षा में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं मिले। डियर स्टूडेंट, one or two more sentences are there. My mother met with a boy. This is the same boy. मेरी माँ एक लड़के से मिली थी, यह वही लड़का है। तो देखिए यहाँ पर विशेषता जो है वो ऑब्जेक्ट की है, ऑब्जेक्ट एक लड़का है, लेकिन इस वाक्य में सच और सेम का यूज किया गया है, इसलिए हम हु हुम हुस के स्थान पर एच का प्रयोग करेंगे। सो द आंसर विल बी दिस इज द सेम बॉय। यह वही लड़का है
जिससे मेरी माँ मिली थी। दिस इज द सेम बॉय एज माई मदर। मैं ध्यान देने वाली बात है, विशेषता ऑब्जेक्ट की है, ऑब्जेक्ट व्यक्ति है, लेकिन वाक्य में सेम का यूज होने के कारण हमने यहाँ पर हु या हुम या हुस का प्रयोग नहीं किया, बल्कि हमने यहाँ पर एच का प्रयोग किया। लास्ट सेंटेंस, सम बॉयज वेस्ट देयर प्रेशियस टाइम, आई डू नॉट लाइक देम। कुछ लड़के अपना महत्वपूर्ण समय बर्बाद करते हैं, मैं ऐसे लड़कों को पसंद नहीं करता हूँ। इस सेंटेंस के दो आंसर्स हैं। मैं ऐसे लड़कों को पसंद नहीं करता, तो हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं सच बॉयज, और जैसे ही हमने यहाँ पर सच का यूज किया, विशेषता ऑब्जेक्ट की है, ऑब्जेक्ट व्यक्ति है, लेकिन जैसे ही हमने वाक्य में सच का यूज किया तो हम यहाँ पर केवल और केवल एज से ही वाक्य को जोड़ सकते हैं। आई डू नॉट लाइक सच बॉयज एज वेस्ट देयर टाइम। यदि हम सच का यूज नहीं करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट विशेषता है, ऑब्जेक्ट बॉयज हैं, बॉयज जो हैं वो व्यक्ति हैं, और व्यक्ति के लिए हु हुम उसमें से हम किसी एक शब्द की मदद लेकर वाक्य को जोड़ सकते हैं। सो द आंसर विल बी आई डू नॉट लाइक द बॉयज या दोस बॉयज हु वेस्ट देयर टाइम। मैं ऐसे लड़कों को पसंद नहीं करता जो अपना समय बर्बाद करते हैं। डियर स्टूडेंट, दीज आर ऑल रूल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ये सारे नियम हैं जिनको कि एग्जाम्पल्स की सहायता से आपको समझाया। प्लीज रीड दीज सेंटेंसेस एंड रीड द रूल्स केयरफुली एंड अप्लाई देम इन द एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल में उनका प्रयोग करिए। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी सेंटेंस और एनी रूल, you can ask to me. Have a nice day. Bye bye.